students, my name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर आपके सामने मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ अपने 11th स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और जो भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ वो हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बन रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी फर्स्ट चैप्टर के आज इस थर्ड लेक्चर पर हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि हमारे 11th में NCERT की बुक जो है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत। और इस चैप्टर में हमने लास्ट के 2 वीडियोस में बात की लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। पहले वीडियो में आपको बताया गया कि जो लिविंग्स यानी सजीव होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं। आज इस थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका कि नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बच्चों आपको बता दूं कि हिंदी में इसे हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्विनाम पद्धति। इंग्लिश में आपने क्या कहा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। चैप्टर का नाम हमारे द लिविंग वर्ड। तो द लिविंग वर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति। अभी क्या होती है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात स्टूडेंट कि बाइनोमियल ये जो वर्ड है इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, बाई और नोमियल। बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है नाम, यानी कि एक ऐसी पद्धति जिसमें 2 नाम आते हों उसे हम कहेंगे द्विनाम पद्धति। देखिए, हमें पता है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी का अपना एक नाम होता है। कुछ नाम हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, और कई बार हमारी लोकल लैंग्वेज में भी कुछ अलग नाम से हम उसको बुलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि एक फ्रूट है हमारा मैंगो, जिसे हम लोग हिंदी में आम कहते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका आप देख पा रहे होगे इसमें 2 नाम दिए गए हैं, ये साइंटिफिक नेम है, और 2 नाम इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए रखे हैं। लाइक दुनिया में जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो प्लांट हों, चाहे वो एनिमल्स हों, या फिर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, उनके भी एक नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जिसमें 2 नामों का समावेश होता है, यानी 2 नाम होते हैं। इसलिए इस पद्धति को हमने कह दिया द्विनाम पद्धति। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ 2 नाम आपको दिख रहे हैं, पहला मैंगीफेरा, दूसरा इंडिका। तो 2 नामों से बनाई गई इस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। अब आपको बता दूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक सभी अलग अलग भाषा में अगर किसी भी जंतु का या किसी भी पौधे का आपस में जिक्र करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पर हर एनिमल को कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे, हर लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट तरीके से बात करते होंगे। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस पद्धति को बनाया गया, और इस पद्धति को बनाने से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उस जंतु का या उस पौधे का एक ही नाम माना जाता है, जिसको कि हम वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम कहते हैं। और इस नाम को बनाने की जो पद्धति है वो कहलाई द्विनाम पद्धति। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये डेफिनेशन, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति की क्या परिभाषा होगी। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं परिभाषा को इंग्लिश में पढ़ूंगा, देन आपको हिंदी भी बताऊंगा इसकी। द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर in which 2 terms are used to denote a species of living organism। दुनिया में जितने भी जंतु हैं उनको हम क्या मान रहे हैं? लिविंग। जितने भी प्लांट हैं उनको भी हम क्या मान रहे हैं? लिविंग मान रहे हैं। तो द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामकरण की ऐसी पद्धति या नामकरण का ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें 2 terms are used, 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, to denote a species of living organism। किस बात को प्रदर्शित करने के लिए? किसी भी लिविंग स्पीशीज को प्रदर्शित करने के लिए। दैट आइदर मे बी अ प्लांट और एनिमल, वो पौधा भी हो सकता है या जंतु भी हो सकता है। तो क्या परिभाषा निकल कर आई कि नामकरण की ऐसी पद्धति जिसमें किसी जीवित या किसी सजीव के नाम को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 नामों का प्रयोग करते हैं, उसे हम द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। फिर आपको बताया गया कि द फर्स्ट वन इंडिकेटिंग जीनस एंड द सेकेंड वन स्पीशीज। अब ये जो 2 नाम आ रहे हैं इसमें आप यहां देख सकते हो एग्जाम्पल में
कि जैसे यहाँ पर दो नाम दिख रहे हैं, मैंगीफेरा और इंडिका, तो जो फर्स्ट नेम होगा वो किसका होगा? जीनस का होगा। जीनस का मतलब हिंदी में आप इसे कह सकते हो वंश, और जो सेकंड नेम होगा वो किसका होगा? स्पीशीज का होगा, हिंदी में आप इसे कह सकते हो जाति। ओके, तो द्विनाम पद्धति में जो दो नाम आ रहे हैं, पहला नाम किसका होता है? जीनस यानी कि वंश का, और दूसरा नाम किसका होता है? स्पीशीज। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो का। मैंगीफेरा क्या हो गया? जीनस यानी कि वंश हो गया, और इंडिका क्या हो गया? स्पीशीज यानी कि जाति हो गई। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि द फर्स्ट वन इंडिकेटिंग जीनस, जो पहला नाम होता है वो जीनस का होता है हमेशा, एंड द सेकेंड वन स्पीशीज, और दूसरा नाम किसका होता है? स्पीशीज का होता है। ये पद्धति कहलाई आपकी द्विनाम पद्धति। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जीवों के नामकरण की ये जो पद्धति है जिसमें दो नामों का समावेश होता है, उस पद्धति को हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, जिसमें पहला नाम जीनस यानी कि वंश का होता है और दूसरा नाम स्पीशीज यानी कि जाति का होता है। उदाहरण के लिए मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा इसका जीनस यानी कि वंश है और इंडिका इसकी स्पीशीज यानी कि जाति है। अब बात करते हैं कि ये पद्धति कहाँ से आई, किसने इस पद्धति को दिया, ये सिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया, किसने इंट्रोड्यूस कराया इसको। तो आइए देखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। अब ये नाम आपको याद रखना है, कैरोलस लिनियस। अगर किसी बच्चे को सुविधा हो रही है पढ़ने में तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, दैट इज कैरोलस लिनियस। मैं हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ इसको उच्चारण के वे में। तो कैरोलस लिनियस ये एक वैज्ञानिक थे, आपको बता दूं इनके बारे में, और इनका नाम, इनका एक और भी नाम पॉपुलर है, दैट इज कार्ल वॉन लिनी। कार्ल वॉन लिनी, और कहीं कहीं पर कार्ल वॉन लिनियस भी लिखा होता है। तो पहले इनका नाम क्या था? कार्ल वॉन लिनी। लेकिन जब इन्होंने ये पद्धति चला दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, तो इनके हिसाब से दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नाम कैसे होने चाहिए? उनके नाम में दो नाम होने चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर इनके नाम में कितने नाम आ रहे थे? 3, कार्ल वॉन लिनियस या लेने। लेकिन ये अपनी पद्धति के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, अपनी रिसर्च पर इनका इतना ज़्यादा लगाव था कि इन्होंने अपना खुद का नाम भी दो नामों का रख लिया, और कार्ल वॉन लिनी से इनका नाम हो गया कैरोलस लिनियस। तो ये जो कैरोलस लिनियस हैं, इनके द्वारा दी गई है हमारी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति। अब आपको बता दूं, इन्होंने इसको अपनी एक बुक जो पब्लिश की थी उसमें लिखा। तो इन हिज बुक, अब बुक का नाम भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज सिस्टेमा नेचुरे। आई रिपीट द नेम, सिस्टेमा नेचुरे। इन 1758 1758 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की और उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। उस सिस्टेमा नेचुरे में इन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रतिपादित किया। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात कि क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है द्विनाम पद्धति का, और किसने दी, कब दी और कहाँ दी, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आपको बता दूं कि इस पद्धति के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर हम किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखते हैं। अब वो रूल्स कौन बनाता है, कहाँ से रूल्स आते हैं, तो आपको बता दूं कि इसके लिए जो है दो संस्थाएं हैं, हम कह सकते हैं। पहली ICZN और दूसरी ICBN। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म? इनके फुल फॉर्म हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब अगर किसी एनिमल का नाम रखना है तो इसके द्वारा रखा जाएगा ICZN के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल का मतलब जंतुओं से संबंधित, और ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। अगर पौधे की बात हो रही है, बॉटनी की बात हो रही है, तो नाम कौन रखेगा? ICBN के द्वारा रखा जाएगा। तो इनके द्वारा ये नामकरण दिए जाते हैं। जो कैरोलस लिनियस ने शुरुआत की उसी के आधार पर इन्होंने कुछ नियम बनाए और इनके नियमों को ही फॉलो किया जाता है। और आपको बता दूं कि ये नाम कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके फुल फॉर्म्स आप बिल्कुल याद कर लें। आई रिपीट, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद अब कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं कि ये जो नाम हम लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, द्विनाम पद्धति में, ये कैसे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि इट इज़ ऑलवेज इन लैटिन लैंग्वेज।
हमेशा ये जो भाषा होती है मैंगीफेरा इंडिका, ओके, तो ये क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इन लैटिन लैंग्वेज, हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं साइंटिफिक नेम, पहली बात। अब हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि वाई इन लैटिन, हमेशा लैटिन में ही क्यों, तो आपको बता दूं कि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। व्हाट इज द मीन ऑफ डेड लैंग्वेज? डेड लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें कुछ नया ऐड ना किया जाए, कोई नई अपडेट ना हो। सपोज दैट अगर हम इंग्लिश में इनको लिखते तो इंग्लिश में आए दिन नए नए अपडेट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती। लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है, वहाँ पर जो है वो है ऑलरेडी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए हमेशा ये नाम किस लैंग्वेज में होते हैं, ऑलवेज इन लैटिन लैंग्वेज। तो पहला पॉइंट, ऑलवेज इन लैटिन लैंग्वेज। द सेकेंड वन इज जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि जो जीनस का पहला लेटर होगा, जैसे यहाँ पर जीनस का पहला लेटर एम है, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कभी भी हम इसे स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। तो जीनस का पहला लेटर हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जीनस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी। द सेकेंड इज स्पीशीज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, और जो जाति होगी, स्पीशीज होगी, वो ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आई बना हुआ है, तो आई कैसा है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो जीनस इन कैपिटल लेटर वाइल स्पीशीज इन स्मॉल लेटर, ये पहला नियम है। दूसरी बात आपको बता दी गई, सॉरी दो बातें बता दी गई। तीसरी बात, द स्पीशीज when the names are handwritten they are underlined। ये भी एक खास बात है कि अगर हम अपने हाथ से कोई साइंटिफिक नेम, कोई वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हमें दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है इसको, मैंगीफेरा को, और इंडिका को अलग अंडरलाइन किया गया है। मतलब दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक लाइन नहीं खींचनी है, दोनों की अलग अलग लाइन होनी चाहिए। ये हमारा अगला रूल है। क्या कहा गया आपसे कि अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो ऑलवेज हमें इनके नीचे अंडरलाइन करना है। ओके, तो व्हेन द नेम्स आर हैंड रिटन, अगर नाम हाथ से लिखे जा रहे हैं, दे आर अंडरलाइन, तो उन्हें अंडरलाइन करना चाहिए। और इटैलिक्स इफ टाइप्ड, और अगर उन्हें हम कंप्यूटर पर या कहीं पर टाइप कर रहे हैं तो हम उन्हें इटैलिक में लिखेंगे। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में कि जो लेटर सीधे होते हैं उनको बोल्ड कहते हैं, और जो लेटर तिरछे होते हैं उनको इटैलिक्स कहा जाता है। तो कई बार आप किसी भी किताब में देखिए, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम लिखे होते हैं तो वो तिरछे छपे रहते हैं, तो वो क्या है, इटैलिक फॉन्ट है। तो अगर हम इटैलिक्स में लिखेंगे, अगर प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कर रहे हैं या कहीं पर भी प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इटैलिक्स में तिरछा लिखना है। लेकिन अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हमें दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है। इट इज़ द रूल। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इटैलिक्स में भी लिख दिया है और मैंने उसे अंडरलाइन भी कर दिया है, दोनों बातें आपको समझा दी है यहाँ पर। तो व्हेन द नेम्स आर हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन है, दे आर अंडरलाइन, तो उन पर अंडरलाइन होगी, अलग अलग सेपरेट, बीच में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होगा। और इटैलिक्स इन इफ टाइप्ड, अगर टाइप किए जाएंगे तो इटैलिक्स होंगे। Now the next is the first word identifies the genus and the second the species। ये पहले भी बताया जा चुका है यहाँ पर भी कि इस नाम में जो नाम आएंगे उसमें पहला नाम क्या होगा, मैंगीफेरा जैसे है तो वो जीनस का होगा, और दूसरा स्पीशीज है इंडिका। तो वही बात यहाँ पर बता दी गई कि द फर्स्ट वर्ड आइडेंटिफाइड द जीनस, पहला वर्ड किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जीनस को, और जो दूसरा वर्ड है कि वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, स्पीशीज को कर रहा है। तो ये जो है एग्जाम्पल इसका यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। ये मेढक का नाम होता है, मेढक का नाम है राना टिग्रीना। तो राना क्या हो गया, जीनस हो गया, और टिग्रीना क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हम कोई और नाम ले लेते हैं, सॉरी थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा आपसे बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। तो ये नाम किसका होता है, काऊ का नाम होता है, गाय जो होती है हमारी उसका नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस। तो यहाँ पर बॉस क्या हो गया, जीनस हो गया, इंडिकस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। ऐसे ही एनसीईआरटी की बुक में आपने दिया हुआ है एक नाम है जिससे हम लोग कहते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब जो घरों में हमारे मक्खी होती है उसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, या मस्का नोबुला भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, अलग अलग स्पीशीज हैं। तो दैट इज मस्का डोमेस्टिका। ये क्या हो गई, हाउस फ्लाई हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दैट इज पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम।
ये किसका नाम है? ये मटर का नाम होता है, पी। पी माने मटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें भी आप देख सकते हो कि राना टिग्रीना में राना हो गया जीनस, टिग्रीना हो गया स्पीशीज। बॉस इंडिकस, बॉस हो गया जीनस, इंडिकस हो गया स्पीशीज। मस्का डोमेस्टिका, दैट इज द हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। मस्का डोमेस्टिका में मस्का क्या हो गया आपका? जीनस हो गया। डोमेस्टिका क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। पाइसम सटाइवम यानी मटर, तो पाइसम क्या हो गया? जीनस हो गया, और स्पीशीज क्या हो गया? सटाइवम हो गया। तो इस तरीके से किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का हम नाम लिखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बता दिए जो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो उनका सबका तरीका यही होगा, और इस पद्धति को हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सारी बातें इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया होगा इस टॉपिक को, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आपकी ऑलरेडी कम्युनिटी के ऑप्शन में जाइएगा मेरे चैनल पर, वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इसका। बाकी मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इसे शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगला वीडियो में लेकर आऊँगा इसी चैप्टर के हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।